लेकिन न्यूट्रलाइजेशन पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ पे। इस लाइन पे असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इस वेन डायग्राम को हमेशा याद रखो। तो ऐसी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो क्या करोगे? कैसी जा रही है तुम लोगों की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन? अच्छी जा रही होगी। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो मैंने ही तुम्हें प्रिपेयर करवा दिया है। आज कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं हम? आज हम प्रिपेयर करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। यू नो, टैप एंड टेस्ट, वेरी गुड। सो ओपन कर लो टैप एंड टेस्ट, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन पर ध्यान नहीं देना है आपको। इट्स हाई टाइम, बोर्ड्स आने वाले हैं, सो ध्यान दो कि सिर्फ और सिर्फ जो सीबीएसई ने बोला है वो ही टॉपिक्स पढ़कर जाओ। तो सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करनी है दैट इज द डेफिनेशंस। यू शुड नो कि एसिड क्या है और बेस क्या है। 7th ग्रेड में जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी वो नहीं, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के रिस्पेक्ट में आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एक एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं ना। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे वो कलर चेंज करते हैं एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस में। पेज नंबर 17 पे थोड़ा सा लिटमस के बारे में एक पैराग्राफ ज्यादा दिया है, याद से पढ़कर जाना उसको। और आपको फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो भी पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आते हैं। अगर आपने देखा हो तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो वो इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकता है, तो उसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज होंगे। क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस, अनियन जूस, ये सब आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। देन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग कर लोगे तैयार। फोकस करना जहां जहां पर कोई एक्सेप्शन आ जाए, जैसे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, मेटल की रिएक्शन क्या बेस के साथ हो रही है, नहीं हो रही है, तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ पे। अभी मैं आपको बताऊंगी वो पीएच के अंदर कहां पूछा जाता है। सो पीएच स्केल पता होना चाहिए आपको क्या होता है, उसके रिगार्डिंग जो डेफिनेशन है लॉग वाली नहीं करके जानी है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच कह लो या न्यूट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कह लो एवरीडे लाइफ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रिपरेशन और यूजेस तैयार करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि प्रिपेयर होता है कॉमन सॉल्ट से। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबकी प्रिपरेशन, यूजेस आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी पता होना चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक ट्रेंड एनालिसिस करा है 2025, 2024 और 2023 का। ऐसा टॉपिक जो हर बार पूछा ही जा रहा है, सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो 1 मार्क का एक क्वेश्चन हर साल आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का, और 1 और 3 दोनों मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं 2023 में। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए हैं। दैट मीन्स वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, जरूरी है, लेकिन अगर एंड टाइम पे रिवीजन कर रहे हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मैम बस वो बता दो जो आएगा ही आएगा, तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स आएगा ही आएगा, करके जाना है। सारी प्रिपरेशन एंड यूजेस यू शुड रिमेंबर। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको पेज नंबर 30 से 33 तक जो रिएक्शंस मेंशन की गई हैं, जो यूजेस मेंशन किए गए हैं, वो पढ़ के जाने हैं। देखो सीधी की सीधी लाइन वो एग्जाम में दे देते हैं वहां से, राइट। चलिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के लिए पेज नंबर 26 to 28 जितने भी एग्जाम्पल्स दी हैं डेली लाइफ के, वो सब आपको करके जाने हैं। स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। टैब एंड टेस्ट ओपन हो गया है सबका,
वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ईयर सीबीएसई 2025 से आया हुआ, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द presence of a chemical compound called acetic acid, methanoic acid, oxalic acid और tartaric acid. So tamarind juice में कौन सा chemical या कौन सा acid present होता है? Very good, correct answer है हमारा tartaric acid. टार्टेरिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है टैमरिंड जूस में, मिथेनोइक एसिड आपका प्रेजेंट होता है एंट के स्टिंग में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मूला होता है इसका NaOH, is termed an alkali while ferric hydroxide is not, because सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्यूबल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है सॉल्यूबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड एक एसिड है स्ट्रॉन्ग, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक दोनों ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है फेरिक से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ टर्म एल्कली और बेस में जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर कर लेते हैं। सो जो भी आपके बेसेस होते हैं they can be soluble in water और they cannot be soluble in water। तो दो कैटेगरीज हो गई बेसिस की। जो कैटेगरी पानी में सॉल्यूबल है उसे हम एल्कली बोलते हैं। देखो ये वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि सारे के सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं। इस लाइन पे असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इस वेन डायग्राम को हमेशा याद रखो। तो एल्कली वो बेसिस हैं जो पानी में सॉल्यूबल हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं है, इट इज जस्ट अ बेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following products is formed when sodium hydroxide reacts with zinc? Sodium oxide and water, sodium zincate and water, sodium zincate and hydrogen, sodium oxide and hydrogen। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम आपने तो बताया था कि मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो क्या करोगे? बहुत अच्छा एक फीचर है हेल्प मी सॉल्व इट पे जाओ, पिक्चर क्लिक करो, पूछो कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। अभी के लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हमने यही पढ़ा था कि अगर मैं कोई मेटल लूंगी और उसकी रिएक्शन अगर मैं बेस से करवाना चाहती हूँ तो रिएक्शन नहीं होने वाली है, राइट? दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड। क्यों? देखो मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और आपको पता है लुईस बेसिस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के बिना कहाँ पूरी होती है, राइट? अगर केमिस्ट्री की किताब इतनी है तो एक्सेप्शंस की इतनी बड़ी रहेगी और क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएगा। आ गया क्वेश्चन। तो देखो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको एम्फोटेरिक इन नेचर बोला जाता है। जैसे कि आपका जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, लेड होता है एंड टिन होता है। ये 4 ऐसे मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म होंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जिंकेट इज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। इसमें नाम याद करना, और अगर तुम्हें सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आता है तो कमेंट्स में लिखकर बताना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा, विच इज acid which does not give hydrogen gas on reaction with reactive metal is acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid और sulfuric acid। पहले तो रिएक्टिव मेटल देख लो क्या होता है। ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव हैं, दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा एसिड होता है हमारे पास which is oxidizing in nature, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही रिलीज होती है वाटर में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो नाइट्रिक एसिड
ही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक एसिड में एक और चीज याद रखो, जितने भी मेटल्स हैं सबके साथ वाटर बनाता है, लेकिन अगर आपने मैंगनीज और मैग्नीशियम को वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दिया तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन ध्यान रखना कि यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा हो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा तब ये फॉलो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। असर्शन कहता है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड कंबाइंस विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप भी होती है। रीजन कहता है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड कंबाइन विद द OH नेगेटिव आयंस ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, और ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी करती है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तभी होती है जब एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव वाटर बनाते हैं, बाकी दो आयंस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सो रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोनियम आयंस are formed in the solution of an acid because acids contain hydrogen atom, acids are highly reactive, hydronium ions are more stable, H positive ions are not possible। थोड़ा सा समझते हैं कैसे फॉर्म होता है। आपने कोई एसिड लिया, से वी हैव टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो हमें लगता है H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। यस, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन इज एक्चुअली वेरी रिएक्टिव इन नेचर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में। तो इसको फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और पास में होता है वाटर जिसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव के साथ शेयर होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और फॉर्म होता है आपका हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए H पॉजिटिव आयंस नहीं हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोनियम आयंस आर मोर स्टेबल। अभी भी टैप एंड टेस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। मेक श्योर जो क्वेश्चन मैं यहां करवा रही हूं आप उसके जैसा सेम क्वेश्चन टैप एंड टेस्ट ओपन करके प्रैक्टिस करते जा रहे हो। भाई प्रैक्टिस आप ही को करनी है, पेपर आप ही देने जाओगे तो प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एसिड्स मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to the water with constant stirring because it is highly exothermic reaction, it is a highly endothermic reaction, it decreases the concentration of hydronium ions, it increases the concentration of hydroxide ions। जब भी आप एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, that reaction or that process is highly exothermic। एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी, इट रिलीजेस हीट एनर्जी। अब अगर आपने एक बीकर लिया है वाटर का और आप इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालते हो विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट किया, एक बीकर लिया है एसिड का, उसमें पानी डाल रहे हो, तो एसिड वो हीट एनर्जी रिलीज्ड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा एंड इट माइट स्प्लैश ऑन योर फेस। तो इसीलिए हम हमेशा एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करते हैं वाटर के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएच से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच से रिलेटेड, वो मैं कवर कर दूं इस क्वेश्चन में।
ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको भी दिया है, इसके बाद तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो पहला है एंटासिड्स आर कंज्यूम्ड टू क्योर इनडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, एंटासिड इसीलिए होते हैं। एक एंटासिड का नाम जरा कमेंट्स में बताओ मुझे। नेक्स्ट है ब्रशिंग आवर टीथ विद टूथपेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टूथ डीके। टूथ डीके होती है जब हमारे माउथ का पीएच कम होने लगता है, एसिडिक होने लगता है माउथ हमारा, तो टूथपेस्ट एक बेस का काम करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। द पेन फ्रॉम एन एंट स्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग विनेगर टू द अफेक्टेड रीजन। तो देखो, एंट स्टिंग खुद एसिडिक होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, आप एसिड पर एसिड नहीं लगा सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद लाइम टू इंक्रीज पीएच। लाइम आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, और अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आपको पीएच बढ़ाने के लिए बेस ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। तो इट इज ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के सारे एग्जाम्पल्स मैं दोबारा बोल रही हूं, पढ़कर जाओ। जरा एक टैप एंड टेस्ट का क्वेश्चन करो और फिर वापस आओ। हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, यू हैव 3 aqueous सॉल्यूशंस ए बी सी, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में लगाना है। डिसेंडिंग, असेंडिंग 6th क्लास में पढ़ते हो, अभी भी अगर नहीं आता है तो पढ़ लो, समझ लो। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत से बच्चे डिक्रीजिंग में लगा के आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। तो देखो ये सॉल्ट्स हैं आपके। पोटेशियम नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो इसका पीएच अराउंड 7 रहने वाला है। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बड़ा है, इसका पीएच लेस देन 7 होने वाला है, एसिडिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है, इसका पीएच मोर देन 7 होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लेते हैं। हमें असेंडिंग पीएच बढ़ता होना चाहिए, सबसे ज्यादा पीएच है हमारा सी का, तो सी का पीएच सबसे ज्यादा है, यस। उसके बाद आएगा ए का, सी ए सबसे कम बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री इज, तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट। अगेन ये लाइन एनसीईआरटी से ही पिक की गई है, सीधी सीधी लाइंस पिक की जाती हैं, तो पेज नंबर 30 से 33 तक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत आंसर है सिंपल, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। परमानेंट हार्डनेस या हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? जब आपके पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आपका सोप लेदर नहीं कर पाता अच्छे से और स्कम बना देता है, उस केस में हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, सो दैट आपका परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाए। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। गलती आप क्या करोगे इसकी प्रिपरेशन में? अगर मैं इसकी प्रिपरेशन आपको सोडियम कार्बोनेट से करने को दूंगी, आप कर लोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसको ब्राइन से बनाओ, तो डरना नहीं है। ब्राइन से बनाने के लिए पहले बेकिंग सोडा बनाओ, फिर वॉशिंग सोडा बनाओ, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई 2025 का है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स पानी के जो क्रिस्टल के स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फंस जाते हैं, उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, दे आर जस्ट ट्रैप्ड देयर। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डॉट लगा के लिखते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये जो डॉट लगाकर लिखा है मतलब ये
ट्रैप्ड है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। ऐसे ही वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2, 10 मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है और बेकिंग सोडा NaHCO3। नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी। कई बच्चे यहाँ ही पर मार्क कर देते कि मैम दो ऑप्शन सही आ रहे थे। बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ओके? आपको भी दिया है क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ आपसे हो रहा है? मुझे पता था यू कैन डू इट, वेरी गुड। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब की यूजेस के बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको प्रैक्टिस करो। प्रिपरेशन यूजेस के सारे क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी पूरी है। टैप एंड टेस्ट पूरा कर लिया है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आपकी इसी तरह से मैं चैप्टर्स कवर कराऊंगी क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।